सेकेंड ईयर्स के सभी स्टूडेंट्स का आज फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। सबको पता है बच्चों में चल रहा अपना थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिक्स का सेकेंड यूनिट अपनी चल रही है। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे प्रावस्था संतुलन। प्रावस्था इक्विलिब्रियम बिटवीन फेजेस। प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन। फेज मतलब प्रावस्था। जैसा कि अपन अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से किसी भी पदार्थ या किसी निकाय की तीन प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब प्रावस्था जो चेंज होती है उसका मूल बेसिक रीजन होता है ताप और दाब में परिवर्तन। क्योंकि जो ऊष्मागतिक चर होते हैं ताप, दाब, आयतन, एंट्रोपी, तो जो अवस्था चेंज होती है, अवस्थाओं को चेंज करने के लिए यानी ठोस को द्रव में या द्रव को गैस में, गैस को वापस द्रव में, द्रव को ठोस में या गैस से डायरेक्टली ठोस में अगर परिवर्तन करना है तो उसके ताप और दाब में परिवर्तन करना पड़ता है। पहले भी अपन ने अवस्था सूचक आरेख पढ़ा होगा, 11th-12th में फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। प्रावस्था का जो वक्र होता है वो ताप और दाब दोनों पर डिपेंड करता है। अब जैसे ठोस प्रावस्था, तीन प्रावस्था है अपनी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस का मतलब जैसे बर्फ पिघल के पानी बन जाए, इसको बोलते हैं द्रवीकरण, या शॉर्ट में बोले तो गलन, गलन की प्रक्रिया। द्रव से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण। और गैस से वापस द्रव में कन्वर्ट हो तो इसको संघनन कहते हैं। जैसे वाष्प और पानी बदल जाए दोबारा जल की वाष्प, और द्रव ठोस में बदल जाए तो इसको हिमीकरण कहते हैं। और डायरेक्टली गैस का ठोस में परिवर्तन या ठोस का गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब यहाँ पर प्रावस्थाओं के लिए पहले संतुलन प्रतिबंध ज्ञात करेंगे। संतुलन की क्या कंडीशंस होती है? संतुलन का मतलब दोनों अवस्थाएं, दो अवस्थाएं संतुलन में हो, निकाय की दो प्रावस्थाएं संतुलन में हो। जैसे ठोस द्रव का संतुलन, तो ठोस द्रव का संतुलन जिस ताप पे होता है उस ताप को क्या बोलते हैं? गलनांक। गलनांक की डेफिनेशन ही होती है वो टेम्परेचर या ताप जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं, संतुलन में होती हैं, उसे क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ऐसे द्रव और गैस प्रावस्थाओं के संतुलन की स्थिति में जो टेम्परेचर होता है उसको कहते हैं क्वथनांक। क्वथनांक की डेफिनेशन क्या है? वो निश्चित ताप जिस पर पदार्थ की द्रव और वाष्प या द्रव और गैस अवस्थाएं साम्य में होती हैं या संतुलन में होती हैं, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करती है प्रावस्थाएं। तो इसको संतुलन के लिए शर्त अपन ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो ये ऊष्मा भंडार है, ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ली जा सके, अनलिमिटेड ऊष्मा का सोर्स ऊष्मा भंडार, इसका दाब T डैश, ताप T डैश, और इसके संपर्क में कोई निकाय है, जैसे इसको अपन A डैश मानते हैं, ये निकाय। अब इसकी दो प्रावस्थाएं अपन दिखा दें, प्रावस्था नंबर 1 और प्रावस्था नंबर 2। ये कोई A निकाय है, एक प्रावस्था में ऊष्मा लेगा और ऊष्मा लेगा तो सेकंड
सेकेंड प्रावस्था में पहुंच सकता है, कोई सी भी दो प्रावस्थाएं हो सकती हैं। तो प्रावस्था संतुलन जब होता है तो ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, प्रावस्था संतुलन या साम्यावस्था। तो साम्यावस्था के लिए जो निकाय की गिब्स ऊर्जा होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, पहले भी इसकी कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा, इसको जी से दिखाते हैं, ये होनी चाहिए मिनिमम, न्यूनतम। और गिब्स ऊर्जा किसको लिखते हैं? E माइनस टीएस प्लस टीबी। भंडार के लिए इसको ई डैश बी डैश भी लिख सकते हैं अपन। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। अब जो दो प्रावस्थाएं हैं, तो मान लो पहली प्रावस्था में गिब्स ऊर्जा G1 और दूसरी प्रावस्था में G2, तो कुल इस निकाय की पूरी गिब्स ऊर्जा का लिखेंगे G बराबर G1 प्लस G2 कुल। ऐसी ऊर्जा भी दोनों प्रावस्थाओं में E1 प्लस E2 के बराबर, आयतन भी B1 प्लस B2 के बराबर, टोटल अणुओं की संख्या भी N1 प्लस N2 के बराबर। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब मान लो कि प्रावस्था एक में, माना प्रावस्था एक, प्रावस्था वही है अवस्था ठोस या द्रव या गैस। एक और दो में कोई भी शक्ति ठोस द्रव हो सकती है, द्रव गैस हो सकती है, ठोस गैस हो सकती है। प्रावस्था एक में अणुओं की संख्या, जो निकाय है उसमें अणुओं की संख्या N1 एवं प्रति अणु गिब्स ऊर्जा, प्रति अणु, एक अणु के लिए स्मॉल जी से दिखाएंगे इसको, प्रति अणु गिब्स ऊर्जा G1 है। इसी तरह प्रावस्था 2 में अणुओं की संख्या मान लो N2, प्रति अणु गिब्स ऊर्जा G2। तो G1 बराबर क्या लिखेंगे अपन? G1 मतलब प्रथम, पहली प्रावस्था में कुल गिब्स ऊर्जा कितनी लिखेंगे? एक अणु की ऊर्जा G1 है और टोटल अणु N1 है, तो G1 N1 लिखेंगे। इसी तरह से G2 बराबर क्या लिखेंगे? G2 N2 लिखेंगे। एक अणु की गिब्स ऊर्जा G2 मान ली अपन ने, और N2 अणु है उस प्रावस्था सेकंड में, तो टोटल अणुओं की गिब्स ऊर्जा क्या हो गई? G2 N2। और ये मान यहाँ लिखते हैं, G बराबर क्या है? G1 प्लस G2, पूरा एक ही लिखा है, कोई प्रावस्था है इसकी, तो G1 N1 प्लस G2 N2 हो गया G बराबर। अब चूंकि साम्यावस्था या संतुलन में, साम्यावस्था या संतुलन में G का मान क्या होता है? मिनिमम, न्यूनतम। और न्यूनतम होने के लिए परिवर्तन डेल्टा G या dG का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मिनिमम अवस्था या मैक्सिमम अवस्था या यूनिक होती है, 1 केवल नियत होती है, तो उसका अपकलन क्या होना चाहिए? 0। इसका अपकलन करेंगे तो क्या आएगा? G1 dN1 प्लस G2, नियत है G1 G2 dN2 बराबर 0। अपकलन कर दिया इसका, G1 नियत है, N1 का dN1, G2 नियत है, N2 को dN2 बराबर 0। अब चूंकि कुल अणुओं की संख्या जो लिखते हैं निकाय की पूरी, कुल अणुओं की संख्या कैसे लिखेंगे? N बराबर N1 प्लस N2। पहली प्रावस्था में N1 है, दूसरी प्रावस्था में N2 है, तो टोटल अणुओं की संख्या हो गई N1 प्लस N2। और टोटल संख्या जो है वो नियत ही रहेगी। जैसे बर्फ पिघल के पानी बन गया, अब शुरू में स्टेज में बर्फ में इतने अणु थे, उसका आधा भाग पानी बन गया, तो आधे अणु पानी के रूप में, आधे बर्फ के रूप में, टोटल संख्या तो नियत ही रहेगी। बर्फ से पानी बनता जाएगा, बर्फ की संख्या घटती जाएगी, पानी की अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। तो
टोटल मान नियत है जिसका अपकलन गए हैं, तो dn1 प्लस dn2 बराबर नियत का अपकलन 0, यानी dn1 बराबर लिख सकते हैं माइनस ऑफ dn2। ये मान समीकरण 2 में अगर यूज करेंगे, समीकरण 3 से मान का यूज करो समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या आएगा, g1 dn1 प्लस g2 और dn2 की जगह लिख लो माइनस ऑफ dn1, तो माइनस को यहाँ ले लो, एक ही बात है, तो बराबर 0। ट्रांसफर करेंगे तो dn1 कट जाएगा, तो g1 बराबर g2। तो ये एक शर्त हो गई, एक कंडीशन हो गई, प्रतिबंध हो गया कि प्रावस्था संतुलन की स्थिति में निकाय की दोनों प्रावस्थाओं में प्रति अणु गिब्स ऊर्जा का मान बराबर होना चाहिए। अगर ठोस और द्रव साम्य में हैं तो उनकी प्रति अणु गिब्स ऊर्जा का मान क्या रहेगा, समान। टेम्परेचर भी दोनों का समान रहता है। जैसे एक सामान्य एग्जाम्पल देखिए, बर्फ को जब अपन पिघला के पानी बनाते हैं तो बर्फ का जितना टेम्परेचर है उतना ही पानी का रहता है। ऊष्मा जो देंगे वो केवल पिघलाने के काम आएगी, टेम्परेचर बढ़ाने के काम नहीं आएगी। जब तक पूरी बर्फ पानी में नहीं बदल जाए तब तक दोनों का टेम्परेचर समान रहता है, यानी साम्य अवस्था में है, ऊष्मा बराबर है, तो प्रति अणु गिब्स ऊर्जा का मान भी क्या है, बराबर। g1 बराबर क्या होता है, g2। तो इससे अपन लिख सकते हैं लाइन, प्रावस्था संतुलन की अवस्था में दोनों प्रावस्था जिनका संतुलन है, दोनों प्रावस्थाओं में प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान बराबर होते हैं या बराबर होने चाहिए। प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है प्रावस्था संतुलन के लिए। अब एक प्रावस्था संतुलन वक्र अपन बनाए, किसी भी पदार्थ को एग्जाम्पल लेके, जैसे पानी एक पदार्थ है उसका एग्जाम्पल लेके, पानी अपना सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव जानकार वाला एग्जाम्पल है। हालांकि सभी पदार्थों के लिए प्रावस्था संतुलन वक्र बना सकते हैं, लेकिन पानी एग्जाम्पल ऐसा है जिसको अपन ने प्रैक्टिकली कई बार ठोस को द्रव में, द्रव को गैस में बदलते देखा है, तो उसका एग्जाम्पल समझने के लिए ज़्यादा बेस्ट है। उस एग्जाम्पल को लेकर अपन समझेंगे प्रावस्था संतुलन की कंडीशन। देखो, प्रावस्था संतुलन वक्र अलग अलग अवस्थाओं के लिए हो सकता है। तो संतुलन जो आएगा वो ताप और दाब दोनों पर डिपेंड करेगा। वक्र जो आएगा उसको ताप T और दाब P के मध्य किसी भी पदार्थ के लिए वक्र बना सकते हैं। तो लगभग इस तरह का वक्र प्राप्त होगा। इसके एक तरफ प्रावस्था 1, कोई भी हो सकती है प्रावस्था 1 और 2, ठोस या द्रव हो सकते हैं, द्रव या वाष्प हो सकते हैं, ठोस या वाष्प हो सकते हैं। और इधर प्रावस्था नंबर 2। अब इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर, जितने भी बिंदु इस वक्र पर हैं, उन सब बिंदुओं पर g1 बराबर क्या होगा, g2। g1 तो प्रावस्था 1 की प्रति अणु गिब्स ऊर्जा और g2 होगी प्रावस्था 2 की प्रति अणु गिब्स ऊर्जा। जो भी अपन ने प्रतिबंध निकाला, संतुलन की स्थिति में दोनों प्रावस्थाओं में प्रति अणु गिब्स ऊर्जा के मान बराबर होते हैं, तो g1 बराबर होता है g2। तो इस तरह का वक्र आता है। अब इससे अपन एक प्रावस्था संतुलन वक्र कहते हैं। तो अपन लिख सकते हैं इसी तरह की वक्र है, ताप बढ़ रहा है, दाब बढ़ रहा है,
अगर इसमें से चेंज करते हैं, जैसे इस कंडीशन पे मान लो ये बिंदु ले लिया तुमने, इससे ताप बढ़ाएंगे तो प्रावस्था 2 में चेंज हो जाएगा, घटाएंगे तो प्रावस्था 1 में आ जाएगा। ऐसे दाब बढ़ाया तो प्रावस्था 1 में, घटाया तो प्रावस्था 2 में। तो दाब और ताप पर डिपेंड करेगा। इस वक्र पे सारे बिंदु जो हैं उसमें दोनों प्रावस्थाएं संतुलन में हैं। ठोस और द्रव दोनों के टेम्परेचर, प्रेशर सब बराबर है। इससे ज्यादा कम करेंगे तो चेंज हो जाएगी प्रावस्था, ठोस से द्रव में या द्रव से ठोस में या ठोस से गैस में, जो भी प्रावस्था है वो। अब इससे एक समीकरण निकालेंगे अपन, क्लॉसियस इलेक्ट्रॉन समीकरण। क्लॉसियस क्लैपिरॉन समीकरण। समीकरण कैसे निकालेंगे? इस वक्र पर 2 बिंदु ले लेते हैं अपन, एक बी बिंदु ये ले लिया और एक ले लिया सी बिंदु। बी बिंदु पे ताप है T और दाब है T। अब सी बिंदु जब पहुंचेगा तो टेम्परेचर चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ के मान लो T प्लस dT हो गया और प्रेशर हो गया T प्लस dT। लेकिन यहाँ भी G1 G2 बराबर है, यहाँ भी G1 G2 बराबर है। तो इसे अपन चित्र में लिखे हैं, देखें यहाँ बी बिंदु पर ताप कितना है T और दाब कितना है T है, क्योंकि प्रावस्था संतुलन है, प्रावस्थाएं दोनों संतुलन में है, साम्य में है। तो G1 TP बराबर G2 TP, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से सी बिंदु पर भी, सी बिंदु की संतुलन का तो ही है, टेम्परेचर प्रेशर के मान अलग अलग हैं। ताप है T प्लस dT एवं दाब है T प्लस dP है। तो क्या होगा इससे? इसमें भी दोनों स्थितियों बराबर होंगे। G1 T प्लस dT T प्लस dP बराबर G2 T प्लस dT T प्लस dP। इन टेम्परेचर प्रेशर पे सी बिंदु पे भी G1 और G2 के मान क्या है? बराबर। अब मान लो B से C तक पहुंचने में गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन का आएगा, बराबर है, इसका मतलब ठीक मान बराबर है दोनों के। यहाँ G1 का, यहाँ G1 का मान बराबर है, यहाँ G2 का, यहाँ G2 का मान बराबर है। बराबर तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों का मान 5-5 है, यहाँ दोनों के मान 20-20 है, तो 5 और 20 बराबर थोड़ी हुई, दोनों मान बराबर है। ये है यहाँ पे दोनों का मान 5-5 है, यहाँ पे 10-10 है, यहाँ पे 15-15 है, यहाँ पे 20-20 से चेंज तो हो रहा है। तो माना B से C तक प्रति अणु गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, G1 में dG1 मान लो और G2 में dG2 होता है। तो इसी रिलेशन को यानी समीकरण को कैसे लिखेंगे? ये B से C तक का एक परिवर्तन है, G1 G2 मान बराबर है लेकिन परिवर्तन के रूप में है, यानी इसकी तुलना में तो समीकरण 2 को कैसे लिखेंगे अपन? वृद्धि के रूप में। भाई जैसे समीकरण 1 में 5-5 है और समीकरण 2 में 20-20 है, तो इसको अपन लिख सकते हैं ना 5 + 15 और 5 + 15, 15 इंक्रीज हो गया ना, तो इंक्रीजमेंट अपन ने लिख दिया dG1 और dG2। तो समीकरण 2 को क्या लिखेंगे आप? G1 TP प्लस dG1 बराबर G2 TP प्लस dG2। ठीक है, इस तरह से अपन बराबर लिख सकते हैं। अब चूंकि G1 और G2 TP ऑलरेडी बराबर है तो कैंसिल हो गए, तो मान क्या आया? dG1 बराबर dG2, यानी परिवर्तन बराबर है, इसमें 15 परिवर्तन हुआ है, इसमें 15 ही हुआ, क्योंकि दोनों का मान बराबर है इसलिए। तो इससे अपन अब चूंकि G1 का मतलब प्रति अणु गिब्स ऊर्जा, प्रति अणु गिब्स ऊर्जा कैसे निकालेंगे अपन? G बराबर टोटल गिब्स ऊर्जा में टोटल अणुओं की संख्या का भाग देंगे।
किसी आई भी अवस्था के लिए निकाले संकेत में आई लगा दो, एन आई लगा दो। और चूंकि जी आई का मान कितना होता है, कुल विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ई माइनस टी एस प्लस टी बी। आई लगा तो यहाँ पे अलग अलग टी आई टी आई, ई में भले ही मत लगाओ, आई में करती है अलग अलग स्थान के लिए। तो स्मॉल जी आई बराबर में लिखेंगे, इसमें एन आई का भाग देना है। चलो आई लगा दो इसमें भी, बटे एन आई। अलग अलग लिखेंगे इनको, ई आई बटे एन आई माइनस टी आई एस अपॉन एन आई प्लस टी आई टी अपॉन एन। इनको स्मॉल लेटर में लिख दो, इसको स्मॉल ई आई, ई भी स्मॉल आई कर दो, एस एडेटिव, ई भी स्मॉल कर दो, बी एडेटिव। ये इनकी जगह स्मॉल पी आई लिख दिया, इसकी जगह स्मॉल टी आई लिख दिया, स्मॉल ई आई। तो जी आई का मान ये होगा। दोनों स्थितियों में लिखेंगे, मतलब मान बाद में लिखेंगे अपन। पहले इसका अवकलन करेंगे तो डी जी का मान निकालना है, तो डी जी वन डी जी टू। इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर क्या आएगा, अवकलन करेंगे तो डी जी आई बराबर डी ई आई माइनस, इसमें दो है राशियां, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डी एस, फिर माइनस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डी टी एच। इसमें वैसा ही लगा दो। फिर ऐसे इसका करना है, टी आई डी बी प्लस बी डी पी आई। फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन जिस करते हैं ना वैसे। इसको समीकरण नंबर लिख दो 4, ठीक है। अब एक अपन ने ऊष्मा गति के फर्स्ट और सेकेंड रूल का संयुक्त समीकरण लिखा है। ऊष्मा गति के प्रथम एवं द्वितीय नियम के संयुक्त रूप से, कंबाइंड रूप जो इसका है, पहला नियम में ये होता है डेल्टा क्यू बराबर डेल डी यू प्लस ई डी वी, डी ई लिख सकते हैं, बाहर जाएगी ऊर्जा। और डेल्टा क्यू सेकेंड नियम से डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है डी एस या डेल्टा एस, टी डी एस लिखते हैं इसकी जगह। समीकरण होता है टी डी एस बराबर डी ई प्लस ई डी वी। अब इसमें आई लगा दो, तो यहाँ पे समीकरण दिख रहा है कोई ऐसा, ये रहा डी ई आई और पी आई डी वी, इन दोनों की जगह मिला कर दो पी आई डी एस आई। डी जी आई बराबर कितना हो गया, इसकी जगह और इसकी जगह, इन दोनों की जगह मिला के पी आई डी एस आई। इसको ऐसे देखो माइनस पी आई डी एस आई माइनस एस आई डी टी लिख दो, खाली इसमें आई कर सकती है, और प्लस इन दोनों की जगह आ जाएगा पी आई डी एस आई प्लस बी डी पी। क्या कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो डी जी आई बराबर आ गया माइनस एस आई डी पी प्लस बी डी पी आई, ठीक है। अब ये मान समीकरण 3 में रखना है। तो फर्स्ट प्रावस्था के लिए आई की जगह 1 लिख दो, सेकेंड प्रावस्था में आई की जगह 2 लिख दो। आई का मतलब प्रावस्था का क्रमांक है, ठीक है। प्रावस्था 1 है तो आई 1 हो गया, प्रावस्था 2 है तो आई 2 हो गया, ठीक है। अब मान इसमें रख दो समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर तो dg1 का मान लिखेंगे तो आई की जगह 1 लिखो, ये और राइट साइड का मान, इसमें आई की जगह 1 लिख के लिखो। क्या आ गया, माइनस S1
dt प्लस b d dp लिख दो, इसको b1 लिख दो, bi लिख दो, इसमें भी ऊपर यहाँ भी bi लगा। दो प्रावस्थाओं के लिए आयतन में चेंज होगा बराबर dg2, i की जगह 2 लिख दो इसमें, तो माइनस i की जगह 2 लिखना है h2 dt प्लस v2 d। इसको थोड़ा सा संतुलित करो, एक साइड ले लो मान को, h2 dt बदल लिया प्लस का हो जाएगा माइनस h1 dt बराबर इसको बदल ले जाओ v2 dp माइनस v1 dt। यहाँ dt कॉमन हो गया, h2 माइनस h1 dt बराबर यहाँ dp कॉमन हो गया v2 माइनस v1 dt। इससे dp अपॉन dt बराबर क्या आएगा, dt को यहाँ लिया हो, इसको नीचे लिया हो, h2 माइनस h1 बटे v2 माइनस v1। ये समीकरण कहलाता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। इसको और गुप्त ऊष्मा के रूप में लिख सकते हैं अपन। लेटेंट हीट जो होती है, प्रावस्था जब चेंज होती है तो कौन सी ऊष्मा काम आती है, गुप्त ऊष्मा। ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा यूज होती है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त इसलिए कहते हैं कि उस ऊष्मा के कारण टेम्परेचर इंक्रीमेंट दिखाई नहीं देता, ऊष्मा का जो रोल है वो दिखता नहीं है, प्रावस्था चेंज में रोल होता है उसका, इसलिए गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो चूंकि n मोल के लिए n h2 माइनस h1 बराबर L12 जो ऊष्मा होती है Q अपॉन T2 माइनस T1 होता है। इसकी जगह ऊष्मा लिखते हैं 1 से 2 प्रावस्था के लिए भी 1 2 संकेत लगा दिया, तो dp अपॉन dt बराबर क्या हो गया, h2 माइनस h1 की जगह क्या लिख दो, L12 अपॉन T2 माइनस T1 और v2 माइनस की जगह डेल्टा v लिख दो, डेल v, डेल्टा v लिख दो, T2 माइनस की जगह नहीं है तो ऊष्मा चेंज लिख दो खाली, ये काम टेम्परेचर के लिए। तो ये समीकरण हो गया n मोल के लिए h2 माइनस h1 बराबर L12 अपॉन n v2 माइनस v1, या इस पूरे को मिला के डेल्टा v लिख सकते हैं। यानी आयतन चेंज में डिपेंड करेगा दाब में ताप के साथ परिवर्तन किस तरह से होता है। ये समीकरण कहलाता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण। कौन सा समीकरण कहलाता है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण कहलाता है। इसको मान अपन लिख सकते हैं, तो मान अपन टी के रूप में इसका लिख सकते हैं, बटे में एक टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एकांक टेम्परेचर के लिए टी यूज कर सकते हैं, तो टी बटे में लिख दिया यहाँ, डेल्टा बी इसकी जगह हो गया n मोलों के लिए n से गुणा हुआ, 1 मोल के लिए n का मान 1 हो जाएगा। तो ये जो समीकरण आएगा dp अपॉन dt बराबर L12 अपॉन t इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी तो ये है v2 माइनस v1, h2 माइनस h1 की जगह करने ये दे, ठीक है। ये ऊष्मा का मतलब कौन सी ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा, अंग्रेजी इसको बोलते हैं लेटेंट हीट, इसलिए एल से लिखा रखा है। 1 2 का मतलब संकेत है, फर्स्ट और सेकंड प्रावस्थाओं के लिए गुप्त ऊष्मा का मान है। टी यहाँ बटे में लगा रखा है, एन नीचे आ गया, एन की जगह एक हो सकता है, अगर एक मोल की बात करें, गैस से पदार्थ के कितने मोल हो सकते हैं उसके हिसाब से ये क्या हो गया, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन समीकरण, ठीक है। तो आज की क्लास में ये टॉपिक एक पूरा हो गया, क्लियर होगा। अगला टॉपिक अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।